गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको यहाँ पर बीएससी ऑनर्स का फिफ्थ पेपर जो लिखा है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको पहले सिलेबस बता दूं। जो सिलेबस मेरे पास अवेलेबल है वो 2015-16 का है, जो लास्ट ईयर तक यही चल रहा था। तो हम इसी को ही मान के पढ़ाएंगे कि ये इसी साल चल रहा होगा। देखिए, इसका फर्स्ट जो यूनिट है उसमें आप देखो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी, जिसमें लिखा है लॉ ऑफ टोटल एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शंस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड प्रोटोसिस। ये जो हम किताब डिस्कस कर रहे हैं, जो हम बुक डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8, इन चार से हमारा ये फर्स्ट यूनिट जो है वो कवर हो जाएगा। फिफ्थ जो चैप्टर है वो हमारे पास है मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड प्रोटोसिस वाला। फिफ्थ चैप्टर में हमारे पास इतनी चीज यहाँ से काम आएगी: मोमेंट्स, मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड क्रोटोसिस। ये फिफ्थ चैप्टर है। सिक्स्थ आपके पास है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। सेवेंथ आपके पास है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, गणितीय प्रत्याशिता, एक्सपेक्टेशन। और एट्थ में आपके पास है एमजीएफ एंड सीजीएफ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एंड क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये हमारे पास जो जो बुक हम डिस्कस करेंगे उसमें ये चार चैप्टर आपके यूनिट 1 को कवर करेगा। यूनिट 2 जो है वो कवर करेगा आपको चैप्टर नंबर, इसमें क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक्चुअल में हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, जो कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से है, क्योंकि ये दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने 12th में पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पर आपने फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीज पढ़ के आए होंगे। इसमें एक चीज और यहाँ पर देखें लास्ट में आ रही है, रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास कौन सा वाला होता है? रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन वो आपके पास होता है कंटिन्यूस। आपके पास जो यहाँ जैसे मैंने डिस्क्रीट लिखा है ना, तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपके पास एक तो आएगा ये यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आपके पास आएगा यहाँ रेक्टेंगुलर है, और नीचे जो लिखा है यूनिट 3 में वो आपके पास आएगा रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है जो कि हमें पढ़ना है। और इसमें फिर आगे जाके एक चैप्टर और है, वो आपके पास है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला चैप्टर है। कोरिलेशन रिग्रेशन भी आप 12th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। तो ये मैंने ब्रीफली आपको बताया कि ये आपका सिलेबस है, और इसमें हमारे को चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 कोरिलेशन रिग्रेशन, ये आपके पास 8 चैप्टर हैं। 4, 7, 7 चैप्टर तो ये हैं जो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा हमें फिफ्थ चैप्टर जो मोमेंट जनरेटिंग, मोमेंट स्क्यूनेस और कुर्टोसिस पढ़ेंगे, उसके लिए हमारे को उसके प्रीवियस चैप्टर्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी रिजल्ट या डायरेक्ट कोई थ्योरम आपको यूज करनी पड़े, तो उससे पहले दो चैप्टर आप जो भी बुक ले हो आप, उसमें एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, और उसके बाद एक आपको मेजर ऑफ डिस्पर्शन, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये है केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप, है ना। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कहेंगे विक्षेपण के माप। ये दो चैप्टर में बहुत कुछ है जिसको हम डायरेक्टली यहाँ यूज करेंगे। हम फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम आगे के सारे रिजल्ट जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के आए हैं, उनको डायरेक्टली हम यहाँ यूज करेंगे। तो आज मैं मेरे पहले लेक्चर में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मैं चैप्टर नंबर 5th चालू कर रहा हूँ वो है मोमेंट, स्क्यूनेस एंड प्रोटोसिस। तो आज मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ सिर्फ मोमेंट की, कि मोमेंट क्या है। मोमेंट स्टैटिस्टिक्स का मोमेंट है या आघूर्ण, उस डायनामिक्स वाला नहीं है। मोमेंट आघूर्ण, ये इसकी डेफिनेशन है कि अ, यदि किसी बारंबारता बंटन में
चर के मान x1 x2 अप टू xn हो तो उनके करस्पॉन्डिंग उनकी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो हम मान लें f1 f2 fn है। यानी यदि किसी बारंबारता बंटन में, यदि किसी बारंबारता बंटन में वार्ता बंटन में चर आपके पास चर मान x1 x2 xn हो जिनकी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता है क्रमशः x1 की मेरे पास f1, इसकी f2 और xn की fn है, तो किसी स्विच बिंदु, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट, किसी स्विच बिंदु, मैं इस बिंदु का नाम भी ले देता हूं, मान लीजिए ए के प्रति, ए के प्रति बंटन का आरवां आघूर्ण, बंटन का आरवां आघूर्ण, जिसको हम किस तरीके से लिखेंगे, आरवां आघूर्ण, जिसको हम लिख रहे हैं म्यू डैश आर से हम परिभाषित करते हैं। तो इस म्यू डैश आर को हम किस टाइप से लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/n आपको पता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड समीशन आई फ्रॉम 1 to n, और इसके अंदर जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी एफ एक्स आई माइनस ए, क्योंकि हमने क्या लिया है किसी स्विच बिंदु ए के प्रति बंटन, तो एक्स माइनस ए और हमने आरवा आगुण लिया है तो ये आर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे वेयर 1/n कितना है हमारे पास, समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई, इसी को तो हम सॉरी 1/n नहीं, ओनली n इज समीशन ऑफ एफ आई होता है। तो ये हमारी डेफिनेशन थी किसकी, मोमेंट्स की। ये तो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी आप इसको इस टाइप से पढ़ सकते हैं। इफ इन एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी भी आपके पास बारंबारता जो आपके पास है बंटन में, द वेरिएबल्स x1 x2 अप टू xn are frequencies of f1 f2 fn respectively, then the rth moment, तो उसका आरवा बंटन, then the rth moments of a variable about any point x equal to a, about x equal to a। ठीक है, तो about x equal to a का मतलब हो गया एक्स आई माइनस ए, तो ये हम हमारे पास इसको इस टाइप से डिफाइन करते हैं। ठीक? ये हमारे पास मोमेंट की डेफिनेशन हो गई है। अब अगर हम सेंट्रल मोमेंट की बात करें तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसमें कितना सा चेंज आ जाएगा वो भी बता देते हैं। सेंट्रल मोमेंट, सेंट्रल केंद्रीय आघूर्ण, केंद्रीय आघूर्ण में क्या है, व्हेन ए इक्वल टू एक्स बार, ठीक है, ए इक्वल टू एक्स बार हो तो आपका ये बंटन जो है वो आघूर्ण इसके क्या हो जाएगा, समांतर माध्य के प्रति लिए जाएंगे और इसे हम केंद्रीय आघूर्ण भी कहते हैं, जिसका आरवा आघूर्ण हम किस टाइप से लिखेंगे। अब इसका आरवा आघूर्ण जब हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली म्यू डैश नहीं आएगा, म्यू आर आ जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, म्यू आर आएगा और जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन कितनी हो जाएगी, म्यू आर इक्वल टू ये तो 1/n ही रहेगा, या समीशन आई फ्रॉम 1 to n, और अंदर क्या चीज आ जाएगी, एफ आई अपनी जगह था, एक्स आई भी अपनी जगह आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ए की जगह एक्स बार आर। दिस इज द सेंट्रल मोमेंट। हमने जो ऊपर हमारा मोमेंट लिया था उसमें हमने क्या लिया था कि जब a इक्वल टू एक्स बार हो, अर्थात एक्स बार का मतलब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए, एक्स बार का मतलब सीधा सीधा है समांतर माध्य, मीन। ठीक है, तो जब
a इक्वल टू एक्स बार हो, अर्थात जब बंटन के आघूर्ण इसके समांतर माध्य के प्रति लिए जा रहे हैं तो इसे केंद्रीय आघूर्ण कहते हैं। और हम इसे केंद्रीय आघूर्ण कहते हैं। और इसका अगर आरवा आघूर्ण निकालें यानी म्यू डैश सॉरी म्यू आर, तो म्यू आर को हम सिंपली डिफाइन कर रहे हैं 1/n आई फ्रॉम 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू द पावर आर। आरवा आघूर्ण हमारा ये हो जाएगा। बस ये कौन सा आघूर्ण कहलाएगा? केंद्रीय आघूर्ण। दिस इज केंद्रीय आघूर्ण। और जो हमारा सिंपल आघूर्ण था वो किसी बिंदु हमने x इक्वल टू a के प्रति लिया था, तो वो मेरे पास क्या आ गया था x माइनस ए रेस टू द पावर आर। बस इतना सा फर्क पड़ा था। सब ये सब कुछ सेम था, i फ्रॉम 1 to n। और ये मेरे पास था म्यू डैश आर। ये सिंपल मोमेंट कहला रहा था मेरा। ठीक है, ये मेरे पास सिंपल मोमेंट था। ठीक, तो आज दो डेफिनेशन बताइए। इस दो डेफिनेशन को हम आगे कल हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे। तो अभी आज पहले लेक्चर के लिए काफी है। थैंक यू।